चैप्टर नंबर 4 जो है ना, ये हम लोग अगर देखें तो हमें लगता है कि हिस्ट्री है, इसमें साइंटिस्ट हैं, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं होगा। लेकिन ये आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से ही एक चैप्टर है। अगर आप लोग अपने पास पेपर्स देखें तो हमेशा इस चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है उसमें भी दो साइंटिस्ट आए हुए थे। मैंने अपने फॉर्म डी के टाइम पे भी जो है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी छोड़ दिया था और मेरे टाइम पे भी 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो आप लोगों ने ये पहले 6 चैप्टर्स में से तो कुछ स्किप करना ही नहीं है। आपका 70 to 80% पेपर पहले 6 चैप्टर्स में से आ जाना है। और आपके कंप्लीट प्रैक्टिकल्स जो हैं वो भी इसके अंदर से ही हैं। तो सबसे पहले अब इनको ना याद करने का तरीका डिफरेंट है। साइंटिस्ट को याद करने का तरीका बाकी टॉपिक्स को याद करने के तरीके से डिफरेंट है। हम लोगों ने साइंटिस्ट को याद करना है कैसे? सबसे पहले तो ये जो पहला पैराग्राफ है इसके अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। इसके अंदर सिर्फ एक एमसीक्यूज की लाइन है, वो हम अंडरलाइन कर लेते हैं। और वो एमसीक्यू की लाइन क्या है? फार्मेसी इज अ वर्ड विच हैज बीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। मतलब फार्मेसी जो है वो यूनानी जुबान का लफ्ज है। फार्माकोन से निकला है जिसका मतलब है ड्रग और मेडिसिन। इसको अंडरलाइन कर लें। फार्मेसी किस जुबान का लफ्ज है? आपको एमसीक्यू आ सकता है। फार्मेसी किस जुबान का लफ्ज है? ग्रीक जुबान का। ग्रीक में कौन से वर्ड से ये माखूज हुआ है? फार्माकोन से। और जिसका मतलब क्या है? ड्रग और मेडिसिन। आगे बस ये थोड़ा उन्होंने नॉलेज के लिए लिखा हुआ है कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था ड्रग डिस्कवरी में, डेवलपमेंट में, फॉर्मुलेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में। और कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट का उन्होंने आगे आपको नाम के साथ एक्सप्लेन किया। सबसे पहले साइंटिस्ट है बच्चों अलकिंदी। सबसे पहले साइंटिस्ट का क्या नाम है? अलकिंदी। अलकिंदी कहाँ पैदा हुआ? क्या क्या उसने पढ़ाइयाँ की? कहाँ से उसने अर्ली एजुकेशन ली? कहाँ से उसने कौन कौन सी उसने फील्ड में पढ़ाई की? जैसे फिजिशियन भी था, साइकोलॉजिस्ट भी था, इराक में पैदा हुआ, बगदाद में पढ़ा। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ये 1 2 3 4, ये 4 लाइंस आपको करने की याद जरूरत नहीं है। ये 4 लाइंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं ये चीज रिपीट कर रही हूँ। जहां पे इन 4 लाइंस के अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगी। तो मेन हमने क्या याद करना है? अलकिंदी के काम। ये हैं इसके जो बुलेट्स में लिखे हुए हैं, इसके नंबरिंग के साथ काम लिखे हुए हैं। तो इसने, ये पहला पर्सन था जिसने ये देखा कि जो म्यूजिक है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर कैसे असर करता है। ये पहला साइंटिस्ट है और इसने, जिसने ये चीज देखी। अब हम लोगों को फील होता है कि यार मैं टेंशन में हूँ, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे थोड़ा सा ना किसी भी चीज के बारे में मैं घबरा रहा हूँ, तो अच्छे से गाने सुन लो, गाने सुन लो, बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमें अब एक ये कॉमन कॉन्सेप्ट बन गया ना, एक कॉमन सेंस वाली चीज में चला गया, कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो ये किस साइंटिस्ट ने जो है इसके ऊपर काम किया हुआ है? ये बात कैसे चलती आ रही है जो हमारे कानों में पड़ी है कि यार तुम्हें टेंशन हो रही है, गाने सुनो ठीक हो जाओगे? तो ये जो है ये अलकिंदी ने काम किया हुआ है इसके ऊपर। उसने इस चीज पे काम किया हुआ है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये दे आर नॉट साइकोलॉजिकल डिजीजेस। एक दफा फिर गौर से देखें, ये साइकोलॉजिकल डिजीजेस नहीं है, बल्कि ये क्या है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। तनाव, टेंशन, डिजीज नहीं है, बीमारी नहीं है। तो एक तो इस चीज के ऊपर इसने काम किया। इसके अलावा इसने कॉस्मेटोलॉजी पे काम किया और इसने परफ्यूम मेकिंग में काम किया। नंबर 1 म्यूजिक को अंडरलाइन करें, नंबर 2 कॉस्मेटिक्स को अंडरलाइन करें, परफ्यूम को अंडरलाइन करें। म्यूजिक, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, ये तीनों चीजें अगर आप लोग नोट करें तो ये रिलेटेड है आपस में। म्यूजिक, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक, सारी जो है ये लग्जरी लाइफ की तरफ जा रही हैं। फिर हम लोग देखें तो ही डिस्क्राइब द आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल टू परफॉर्म प्योर वाइन। उसने अल्कोहल को आइसोलेट करके, उसको प्योरीफाई करके, उससे वाइन जो है वो बनाने का तरीका भी बताया। और लास्ट में उसने एक किताब लिखी। हमारे टोटल हैं 6 साइंटिस्ट जिसमें से 4 ने किताब लिखी हुई है। तो पहली किताब जो है हम जो पढ़ रहे हैं वो द ट्रीटीज ऑफ डिजीजेस कॉज बाय फेलगम। और इस किताब में इसने किस चीज को बताई? किताब का नाम है ट्रीटीज ऑफ डिजीजेस कॉज बाय फेलगम, इस किताब का नाम है। और इस किताब में इसने क्या एक्सप्लेन किया था? एपिलेप्सी। एपिलेप्सी कहते हैं बच्चों मिर्गी को, मिर्गी जिसमें दौरे पड़ते हैं। अब ये फेलगम का वर्ड जो हम इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो क्या है? फेलगम एक ऐसा लिक्विड है, एक ऐसा विस्कस गाढ़ा लिक्विड है जो कि हमारे लिविंग सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन से जो होता है वो बनता है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे तमाम
ऑर्गन्स की आउटर मेम्ब्रेन को म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन के एक एग्जांपल जो है वो जो आप देख सकते हो या जो आप टच कर सकते हो, अपने माउथ में बकल कैविटी में हाथ लगाएं अपनी चीक के इनर साइड पे, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। अपनी आई को थोड़ा सा जो है ना हिला के देखें, आईलिड को थोड़ा हिला के देखें, तो आपको अंदर जो मेम्ब्रेन नजर आएगी, दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन। इसी तरीके से आपके तमाम बॉडी ऑर्गन्स के म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि फेल्गम रिलीज करता है, मतलब कि एक लिक्विड रिलीज करता है जिसकी वजह से वो ऑर्गन जो है ना वो लुब्रिकेटेड रहता है, ड्राई नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं आती उसमें, वो क्या रहता है, लुब्रिकेटेड। नेक्स्ट हमारे पास, अभी हमने यहाँ पे म्यूजिक को अंडरलाइन किया, यहाँ पे अल्कोहल को अंडरलाइन करें, कॉस्मेटिक को करें, परफ्यूम को करें, और यहाँ पे ये किताब का नाम बुक को अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट है दैट इज इब्ने नफीस। सेम वही बात मैं करूंगी कि पहली 3 लाइंस, कहाँ ये पैदा हुआ, कहाँ पे इसने एजुकेशन की, कहाँ पे इसने रिसर्च किया, ये याद करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या याद करना है, इसके काम। कामों में क्या है, ये वो पहला इंसान था जिसने ब्लड के ऊपर काम किया था, हमारे सर्कुलेशन के ऊपर काम किया था। उसने देखा कि ब्लड हमारी बॉडी में किस तरीके से सर्कुलेट करता है। तो हमारी बॉडी में ब्लड 3 तरीकों से सर्कुलेट करता है। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी तक जाता है, उसको कहते हैं हम कैपिलरी सर्कुलेशन। एक डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट करता है उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्कुलेशन। और एक है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट को जो जाता है उसको कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में ब्लड 3 तरीके से सर्कुलेट करता है। नंबर 1, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सर्कुलेट करता है वो होता है कैपिलरी सर्कुलेशन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और तीसरा जो है वो जो आपका हार्ट को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है दैट इज कोरोनरी सर्कुलेशन। तो ये तीनों सर्कुलेशन के बारे में इसने हमें बताया। फिर ये तीनों अगर हम देखें तो हम लोग ये तीनों चीजें कहाँ पे पढ़ते हैं, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ ली हैं, मैं फिजियोलॉजी से लिंक नहीं हूँ आपकी। तो उसमें फिजियो के चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या तरीका है, कैपिलरी या सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। कैपिलरी सर्कुलेशन को सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी या सिस्टेमिक सर्कुलेशन का क्या तरीका है, और कोरोनरी मतलब हार्ट की तरफ जो जाती है, कोरोनरी मीन्स हार्ट की तरफ जो सर्कुलेशन है उसका क्या तरीका है, ये सारे डिटेल में आप उधर पढ़ेंगे। तो ये एनाटमी और फिजियो के सब्जेक्ट है। तो इसने जब सर्कुलेशंस पे काम किया तो फिर साथ साथ इसके बाकी सारे काम भी रिलेटेड है। इसने कुछ ऑर्गन्स की एनाटमी और फिजियो पे भी काम किया। एनाटमी क्या होती है, स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी क्या होती है, फंक्शन। मतलब इसने कुछ ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर बताए और उन्हीं ऑर्गन्स के फंक्शंस बताए। उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, नंबर 1 इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर 2 इज जेनिटो यूनरी सिस्टम। जेनिटो यूनरी सिस्टम के अंदर बच्चों 2 सिस्टम्स आते हैं, एक आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक आपका यूरिनरी सिस्टम। एंड देन जीआईटी। जीआईटी आपका है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बच्चे आप लोगों का जो सिस्टम है ये निज़ाम निज़ाम है। ये आपका निज़ाम इंहिज़ाम, मतलब आप जो खाना खाते हैं पूरी बॉडी में डाइजेस्ट होके कैसे आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, ये हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसने ये इन 4 सिस्टम्स के बारे में हमें बताया। फिर जब इसने काम किया ब्लड के ऊपर, तो फिर इसने देखा कि ब्लड कहाँ से गुजर रहा है, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी, हार्ट से। फिर उसने देखा कि हार्ट बीट्स के ऊपर काम किया, तो इसने बताया कि हार्ट बीट्स पर मिनट पल्स रेट, हार्ट बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में हार्ट कितनी दफा बीट करके जो है ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, उसके ऊपर जब इसने काम किया तो उसने कहा ये क्या है, ये पल्स रेट है। उसके अलावा इसने 100 ड्रग्स की जो है, मोर देन 100 ड्रग्स या ओवर 100 ड्रग्स की डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया। इसने डेवलपमेंट ऑफ ओवर 100 ड्रग्स पे भी काम किया। तो ये सारी चीजों में अब हम देखते हैं कि हमने इनको लिंक कैसे करना है सारी चीजों को। पल्मोनरी सर्कुलेशन को अंडरलाइन करें, कैपिलरी सर्कुलेशन को अंडरलाइन करें, कोरोनरी सर्कुलेशन को अंडरलाइन करें। उसके अलावा एनाटमी एंड फिजियो, एनाटमी एंड फिजियो को अंडरलाइन करें। एनाटमी एंड फिजियो किस किस ऑर्गन की थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जेनिटोयूरिनरी सिस्टम एंड जीआईटी। देन पल्स रेट को अंडरलाइन कर लें, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ 100 ड्रग्स तो हुआ हुआ है अंडरलाइन। अच्छा, ये आपको ये बताने का मकसद ये है कि एक तो ओवरऑल भी आपके साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा इसके अंदर से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि किस साइंटिस्ट ने सर्कुलेशन के ऊपर, पल्मोनरी सर्कुलेशन के ऊपर काम किया, नीचे 4 साइंटिस्ट के नाम लिख दें। आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है, किसने पल्स रेट पे काम किया, किसने एपिलेप्सी पे काम किया। ओके। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट है इब्ने जोहर।
तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये उसकी तालीम और उसकी सारी चीज़ें, हमने रिसर्च वर्क पढ़ने की याद करने की जरूरत नहीं है, हमने मेन चीज़ इनकी याद करनी है, इनके काम। ये बंदा जो है ना, इसको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी इसको कहते हैं। इस साइंटिस्ट ने, इब्ने जोहर ने, सर्जरी जब बनाई गई थी, इन्वेंट की गई थी, तो उस टाइम पे उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सर्जरी ही नाम दिया गया होगा, क्योंकि अब तो हमें पता है कि एक अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन है उसके ये फलाने फलाने प्रोसीजर्स हैं, एक जो है दिल का कोई ऑपरेशन है तो उसके ये स्टेप्स हैं, तो कोई ना कोई तो साइंटिस्ट होगा ना जिसने वो स्टेप्स बनाए हैं, तो उसने एक्सपेरिमेंट करके वो स्टेप्स बनाए हैं। तो सबसे पहले सर्जरी को एक्सपेरिमेंटल सर्जरी ही कहा जाता था। तो इसने सबसे पहले, जब सर्जरी का कॉन्सेप्ट जो है ना, बड़ा लोग अनएथिकल समझते थे कि एक ह्यूमन बॉडी को काटा जा रहा है। हमारा जो इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो हमारा कल्चर है, उसमें जब हम इतनी रिवर्स में चले जाएं, इसकी सदी देखें ना, कितना पुराना ये साइंटिस्ट है, इस सदी में चले जाएं और इस सदी में जाके देखें कि उसने बॉडी को काट के, लिविंग बॉडी को काट के और मुर्दा बॉडी को काट के, हम तो मुर्दों को जो है ना जैसे दूर दूर से ही देखने देते हैं, उनको कहते हैं कि बस ये पाक बॉडी हो गई, या इसको बस अब अल्लाह मियाँ की तरफ हमने भेज देना है। तो इस साइंटिस्ट ने जब जिंदा बॉडी को काट के उसके ऑर्गन्स और उसके अंदर स्ट्रक्चर्स देखे, एनाटमी देखी और उसकी फिजियो देखी और फिर तरीके शरीके देखे सारे, और फिर उसने मुर्दा बॉडी को भी काट के और जिंदा बॉडी को भी काट के काम किया, तो इसको तो जेल हो गई थी। तो ये बड़ा गलत समझा जाता था। तो खैर, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ही वॉज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। इसने सबसे पहले एक सर्जरी पे काम किया। इसने डायसेक्शन और ऑटोप्सी के बारे में बताया। डायसेक्शन होता है लिविंग चीजों को कट करना, क्रॉस सेक्शन करना। डायसेक्शन जैसे हमने मैट्रिक में फ्रॉक की डायसेक्शन की थी, फ्रॉक की डायसेक्शन में हमने लिविंग फ्रॉक को कट करके उसके सारे सर्कुलेशन, उसके ऑर्गन्स वगैरह देखे थे। और ऑटोप्सी जो है वो होती है, हम आप लोगों ने ड्रामाज वगैरह में, मूवीज वगैरह में ये वर्ड सुना होगा कि डेड बॉडी की ऑटोप्सी करवाई जाए। तो ऑटोप्सी जो होती है वो मुर्दा बॉडी की होती है, वो डेड बॉडी की होती है। लिविंग चीज को कट करना डायसेक्शन, और डेड बॉडी को कट करना ऑटोप्सी। तो इसने कंप्लीटली तौर पे बताया कि डायसेक्शन कैसे करनी है और ऑटोप्सी कैसे करनी है। देन अब जब सर्जरी होती है, अब तो एक तरीकेकार बन चुके हुए हैं, काफी एडवांसमेंट हो चुकी हुई है हमारी मेडिसिन में। तो लोगों को बेहोश किया जाता है ताकि उनको कोई पेन फील ना हो। तो इसमें इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने उस ये कॉन्सेप्ट को लेके आने के लिए उसने इनहेल्ड एनेस्थेटिक पे काम किया। इनहेल्ड एनेस्थेटिक के ऊपर इसने क्या, एनेस्थेटिक क्या होता है, इसने देखा कि बंदा है वो, उसको कट करके कोई उसके अंदर से सर्जरी करके जो है कोई ऑर्गन का या नॉर्मेलिटी उसने ठीक करनी है, तो वो उसको जब कट किया जा रहा है तो इसकी इतनी एक्सक्रूशिएटिंग पेन है कि बंदा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो बंदा उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो वो मूव कर रहा है, चार लोगों ने उसे पकड़ा हुआ है और एक बंदा उसका ऑपरेट कर रहा है। तो उसने फिर अपने ही काम को आसान करने के लिए उसने एक ऐसे केमिकल को इन्वेंट किया या दरियाफ्त किया या डिस्कवर किया जिससे वो बंदा बेहोश हो जाए। अब वो बंदा बेहोश हो जाएगा तो सर्जरी करने में आसानी होगी। तो जरूरत इजाद की माँ है, ये आप सबने सुना होगा। तो उसको जरूरत थी ऐसी चीज की, उसने खुद इसको बनाया। तो इब्ने जोहर ये वो पहला बंदा है जिसने सर्जरी पे भी काम किया, और इब्ने जोहर ही वो पहला बंदा है जिसने एनेस्थेटिक पे काम किया। एनेस्थेटिक वो केमिकल होता है जो सर्जरी से पहले बेहोश करने के लिए हमें देते हैं। अब एनेस्थेटिक बहुत सी तरह के होते हैं। इनहेल्ड भी होता है, गैस की फॉर्म में भी होता है, और इंजेक्शन की फॉर्म में भी होता है। तो जो सबसे पहले बने थे ना, वो इनहेल्ड थे, गैस थी जिसको सूंघ के बंदा बेहोश हो जाता है। फिर इसने ये देखा कि नॉर्मली इंसान जब सो जाता है तो उसको हल्का सा जो है आहट महसूस होती है, तो इंसान उठ जाता है, या उसको हिला के उठाते हैं तो वो उठ जाता है। ये कैसी नींद है एनेस्थेटिक की कि इंसान को काट भी रहे हैं, उसका दिल गुर्दा बाहर भी निकाल लिया, फिर भी वो बंदा नींद से नहीं उठ रहा। तो उसने न्यूरोफार्माकोलॉजी पढ़ी। उसने न्यूरोफार्माकोलॉजी पे ही हैज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ न्यूरोफार्माकोलॉजी, कि आपके एनेस्थेटिक का आपके न्यूरो, कार्डियो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टॉक्सिकोलॉजी, मेडिकल, इस सब में क्या इफेक्ट है। न्यूरोफार्माकोलॉजी मतलब आपकी वो जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक था उसका आपके दिमाग पे क्या असर हो रहा है। और फिर सबसे पहली फार्माकोपिया, कल हमने फार्माकोपियास पढ़ी थी, सबसे पहली फार्माकोपिया इब्ने जुहर ने लिखी थी 1491 में। इसको आपका ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि सबसे पहली फार्माकोपिया किसने लिखी थी, और उसका सन भी आ सकता है कि कौन से सन में 1491 में लिखी गई थी। इसके अलावा जो है, अब आप अगर हम इसके काम लिंक करें तो एक्सपेरिमेंटल सर्जरी को अंडरलाइन करें। एक्सपेरिमेंटल सर्जरी डायसेक्शन और ऑटोप्सी करके सीखी गई थी, तो ये आपस में लिंक हो गया। अलग से रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, इन सबके काम आपस में एक जैसे ही हैं। जैसे इब्ने जोहर के सारे काम लिंक्ड हैं,
सर्जरी पे काम किया तो एनेस्थीसिया पे भी काम किया, एनेस्थीसिया के बारे में मजीद पढ़ा तो न्यूरोफार्माकोलॉजी पे काम किया। डायसेक्शन को अंडरलाइन कर लें, ऑटोप्सी को अंडरलाइन कर लें, एनेस्थेटिक को अंडरलाइन करें, न्यूरोफार्माकोलॉजी को अंडरलाइन करें, और फार्माकोपिया के नीचे जो ऑलरेडी अंडरलाइन तो है लेकिन फिर भी फार्माकोपिया का जैसे एक स्पेसिफिक वर्ड अंडरलाइन कर लें। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो है वो नेक्स्ट साइंटिस्ट है बुअली सीना। बुअली सीना के मामले में मैं आपसे ये कहूंगी कि ये जो आपके तीन ये जो ऊपर चार लाइंस है इनमें एक लाइन हम लोगों ने अंडरलाइन करनी है, वो है इसकी बुक का नाम, हिज बुक द कैनन ऑफ मेडिसिन। इसकी किताब का नाम इन शुरू के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ तो नहीं करने हमने, लेकिन हम लोगों ने इसकी बुक का नाम जरूर करना है। आप इस बुक के नाम को अंडरलाइन कर लें, द कैनन ऑफ मेडिसिन। द कैनन ऑफ मेडिसिन को अंडरलाइन करें। ये किसकी बुक है? बुअली सीना की। अभी तक हमने दूसरे साइंटिस्ट की बुक पढ़ी है। अब इस साइंटिस्ट का क्या काम था? बुअली सिन्हा ने क्या किया? बुअली सिन्हा ने सबसे पहले बताया, अब तो हमें पता है ना बीमारी कैसे डायग्नोस होती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि हमारे ये साइन एंड सिम्टम्स है, मुझे बुखार हुआ हुआ है, मेरा दिल खराब हो रहा है, ये है वो है। मतलब कि अपने साइन एंड सिम्टम्स बताते हैं, अलामात बताते हैं उसको, फिर जो नॉर्मल से हटके हैं। फिर वो बीमारी को डायग्नोस करने के लिए समटाइम्स आपको वैसे ही वो डायग्नोस कर लेता है, और समटाइम्स वो टेस्ट वगैरह भी करवाता है। तो इन केस ऑफ दिस अब हमें पता है डायग्नोसिस का प्रोसीजर क्या है। पहले साइंटिस्ट को नहीं पता था। ये 980 से 1037 वाली सदी में नहीं पता था कि डायग्नोसिस कैसे होती है, डायग्नोस कैसे होती है। तो इसने प्रोसीजर बताया था, इसने ये साइन एंड सिम्टम्स और ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा इसने साइकियाट्रिक डिजीजेस पे काम किया। हमने सबसे पहला साइंटिस्ट पढ़ा था, उसने साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो है सिचुएशंस के ऊपर काम किया था, उसने तनाव के ऊपर काम किया था। ये अब साइकियाट्रिक डिजीजेज हैं, ये म्यूजिक सुनने से ठीक नहीं होंगी। इसमें हमारी बॉडी में कोई ना कोई हार्मोन का कोई इशू है, या कोई बायोकेमिकल रिएक्शन का कोई इशू है, या हमारा अब ये न्यूरो से रिलेटेड है तो मोस्टली इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स का, हार्मोन्स का, न्यूरॉन्स का इफेक्ट होता है। तो कौन कौन सी बीमारियों पे इस साइकियाट्रिक डिजीजेस को अंडरलाइन कर लें, डायग्नोसिस को अंडरलाइन करें। कौन कौन सी साइकियाट्रिक डिजीजेस के ऊपर उसने काम किया? डिप्रेशन, मेनिया, इंसोम्निया, डिमेंशिया। डिप्रेशन, डिप्रेशन हम लोगों ने डिप्रेशन को ना बड़ा इजी वर्ड लिया हुआ है। इंसान को थोड़ी टेंशन हो जाए, अच्छा जी कल टेस्ट है, मैडम ने कह दिया टेस्ट लेना है, तो भाई मुझे तो डिप्रेशन हो गया है। तो डिप्रेशन इटसेल्फ ऐसे नहीं है, ये टेंशन, छोटी मोटी टेंशनों को, स्ट्रेस को डिप्रेशन नहीं कहते। डिप्रेशन एक बहुत फुल फ्लेज बीमारी है, सुसाइडल टेंडेंसीज हैं इसकी। मैनिया होता है पागलपन। वैसे तो इसको सिंपल लैंग्वेज में पागलपन कहेंगे, लेकिन एक इंसान फजूल में हंसी जा रहा है तो हंसी जा रहा है, ये कुछ सिम्टम्स बता रही हूँ मैं आपको मैनिया के। मैनियक भी कहते हैं। और उसको जो है रोई जा रहा है तो रोई जा रहा है, तो पागलपन, ठीक है। इंसोम्निया, नींद का ना आना, ये वो नींद का ना आना है जो कि 24 घंटे नींद नहीं आ रही। ये वो वाली नींद नहीं है कि आप लोगों ने पूरी रात जो है वो जागे हो और पूरा दिन जो है आप सोए हो और कहते हो रात को जो है ना वो नींद नहीं आ रही थी, तो आप दिन में सो रहे हो ना, तो ये वाली नींद नहीं है। इंसोम्निया एक बहुत डेंजरस, फेटल लेवल तक डेंजरस डिजीज है, क्योंकि अगर आप सोगे नहीं तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो, उनका एक दफा स्विच ऑफ होके ऑन नहीं होगा, और अगर एक दफा आपके न्यूरॉन्स जो है वो दोबारा से एक्टिव नहीं होंगे तो आप, खैर ये जो है ना बहुत डेंजरस फेटल डिजीज है। देन डिमेंशिया, डिमेंशिया होता है मेमोरी लॉस, आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। इसकी भी डिटेल है, लेकिन हमारे लेक्चर का टाइम जो है वो कम है तो हम इसको इतनी डिटेल में नहीं जाते। बस डिमेंशिया क्या है? मेमोरी लॉस। फिर इसने, ये वो पहला साइंटिस्ट है जिसने पैरालिसिस पे काम किया। आपने एपिलेप्सी और पैरालिसिस दोनों को मिक्स नहीं करना। एक साइंटिस्ट ने एपिलेप्सी पे काम किया हुआ है, वो पहला साइंटिस्ट था अल्किंदी। और बुअली सीनिया ने किस पे काम किया हुआ है? पैरालिसिस पे। पैरालिसिस को अंडरलाइन कर लें। इसने क्लिनिकल ट्रायल्स पे काम किया। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल होता है कि जब हम एक मेडिसिन बना लेते हैं, लैब में बनाई है या नेचुरल सोर्सेज से ली है, तो सबसे पहले हम लोग उनको जानवरों पे टेस्ट करते हैं। हम उनको जो है रैट्स पे टेस्ट करते हैं, हम लोग उनको माइस पे टेस्ट करते हैं, हम उनको रैबिट्स पे टेस्ट करते हैं। फिर वो है क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज 1। उसके बाद हम उनको थोड़े से कंट्रोल्ड पॉपुलेशन पे करते हैं, 10-20 कंट्रोल पॉपुलेशन पे करते हैं, टेस्ट करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। प्रोटोकॉल्स उसने बनाए हुए हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स उसने बताए हुए हैं। अब तो और मजीद डिटेल और एडवांसमेंट आ गई हुई है। सेकंड स्टेज के अंदर हम लोग थोड़ी सी पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट करते हैं। थर्ड स्टेज पे हम बिग पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट करते हैं, 100-200 पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट करते हैं। फोर्थ स्टेज के अंदर अगर थर्ड जो है स्टेज पास हो गई है, तो फोर्थ स्टेज में वो हम लोग मार्केट में मेडिसिन आ जाती है। और फिफ्थ स्टेज
के ऊपर अगर मार्केट में जो है डॉक्टरों को ये चीज पता चल रही है कि इसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं और ये है और वो है, तो फिर फिफ्थ स्टेज में उस मार्केट जो है वो उसके बाद मार्केट से निकाल भी ली जा सकती है। जरूरी नहीं कि एक दफा मार्केट में आ गई तो वो चलती रहेगी। अगर फिफ्थ स्टेज के बाद उसकी मार्केट में आने के बाद उसके साइड इफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं तो उसको मार्केट से विड्रॉ भी कर लिया जाता है। तो ये क्लिनिकल ट्रायल का मैंने आपको छोटा सा एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है। उसके अलावा उसने स्टीम डिस्टिलेशन पे काम किया। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम किसी भी लिक्विड सैंपल के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। कोई मुझे लिक्विड सैंपल मिला है, उसके अंदर 3 से 4 किस्म के लिक्विड्स हैं, और किसी ने मुझे कह दिया कि इसमें 3 से 4 किस्म के लिक्विड्स हैं, आपने उन सबको सेपरेट करना है। तो मैं उस लिक्विड सैंपल के अंदर से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने के लिए जो तरीका यूज करूंगी वो है स्टीम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का प्रोसीजर करूंगी। और डिस्टिलेशन के आगे मजीद बड़ी इसके जो है ना वो टाइप्स हैं। इनमें से एक स्टीम डिस्टिलेशन है। इसने स्टीम डिस्टिलेशन पे काम किया था। इसने वो कंपोनेंट्स अलग किए थे स्टीम के थ्रू, स्टीम को यूज करके। अब हम लोगों ने डायग्नोसिस को अंडरलाइन कर लिया, साइकियाट्रिक डिजीजेस को कर लिया, पैरालिसिस को कर लिया, क्लिनिकल ट्रायल्स को कर लिया, और स्टीम डिस्टिलेशन को हमने अंडरलाइन कर लिया। देन हमारे पास बच्चों आता है अल्बेरूनी। एल्बेरूनी का आप लोगों ने अपना अपने मैट्रिक में नाइन्थ में फिजिक्स में पढ़ा होगा। एल्बेरूनी ने जमीन का अहाता बताया था और ये वो। तो ये जियोलॉजिस्ट भी था, लेकिन ये साथ फार्मासिस्ट भी था। तो ये चीजें हमें याद करने की वैसे जरूरत नहीं है। तो हम इसमें ना मोस्टली इसने हर्बल मेडिसिन पे काम किया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले जो हमें मेडिसिन का कॉन्सेप्ट मिला था वो हमें नेचुरल सोर्सेज की मेडिसिन का मिला था ना। नेचुरल सोर्सेज की मेडिसिन चीजों को हमने यूज किया। ये पत्ते बूटियों को, लौंग और ये सिनामन और दालचीनी और इलायची, इन सबको यूज करके हम लोगों ने अपने जो है बीमारियों को ठीक किया। तो दवाइयां भी अब इन्हीं से ही बनती है, इन्हीं से एक्सट्रैक्ट होती हैं। तो ही वर्क्स इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ फार्मेसी फील्ड। पहला पॉइंट जनरल पॉइंट है कि इसने फार्मेसी फील्ड की डेवलपमेंट में काम किया। अब इसकी बुक का नाम देखें। इसकी बुक जो है अल सदाना फिल तिब। ये फारसी की बुक है, अल सदाना फिल तिब। और इसके अंदर इसने क्या बताया? इसने 720 हर्बल मेडिसिन के बारे में बताया। इसने ये तो उसने बुक लिख दी। उसके अलावा इसने बहुत सी ट्रीटीज भी लिखी। ट्रीटीज क्या होती थी बच्चे? जो है ना एक कागज के ऊपर लिख के ना सारी नॉलेज जो साइंटिस्ट ने काम किया और उसको कुछ फाइंडिंग्स मिली है, उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, उसने किसी चीज के ऊपर काम किया और उसको कोई भी फाइंडिंग्स मिली, एक पेज पे लिख के ना उसको ना बांध के संभाल देते थे, या फिर दो अपने इर्द गिर्द के साइंटिस्ट के साथ वो शेयर कर लेते थे। तो उनको कहते हैं ट्रीटीज। वो बुक की फॉर्मेट में नहीं जाता था, क्योंकि बुक बनाने के लिए तो बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो ये एक दो पेजेस होते थे बस। तो उनको कहते हैं ट्रीटीज। उसके अलावा इसने देखा, जब इसने हर्बल मेडिसिन पे काम किया और फिर हर्बल मेडिसिन में से देखा कि हर्बल मेडिसिन में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके अंदर बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत भी नहीं है। जो मेन चीज है जो आपकी दवाई को ठीक करी है, दैट इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसने फिर उस हर्बल मेडिसिन के अंदर से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को भी डिफाइन किया कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। अब इसमें आप लोगों ने इसकी बुक का देख लेना, ये थर्ड बुक है, ठीक है। थर्ड बुक है ये अल सदाना फिल तिब। 3 ही किताबें हैं, वो मैंने गलती से आपको 4 कह दिया था। टोटल 3 किताबें हैं, 6 साइंटिस्ट हैं। ट्रीटीज ऑन हर्बल मेडिसिन। मेन इसका हर्बल पे काम जो है वो किसका है? अल बेरूनी का। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे लास्ट आता है जाबर बिन हयान। जाबर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो अब हम लोगों को जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नजर आ रही है ना, आपके हाथ में मोबाइल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप कोई कुर्सी टेबल यूज कर रहे हो, आप कोई कॉपी पेंसिल देख रहे हो, ये सारा केमिस्ट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन से चीज निकली है। ये सारी जो इंडस्ट्रीज बनी है ये सारी किस पे बेस्ड है? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री, इस साइंटिस्ट ने देखा कि दो चीजों को एंटर करके एक तीसरी चीज बनाई जा रही है। जो हम जब केमिस्ट्री का दिमाग में सोचते हैं और हम लोग देखते हैं कि दो क्या लैब में जाएंगे, लैब में जाके दो चीजें मिक्स करेंगे तो कलर बदल जाएगा, गैस बन जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, एक नई चीज बन जाएगी, ठीक है। तो हम तो मैट्रिक में ये देखते थे, टाइट्रेशन करते थे, कलर बदल जाता था, हम बड़ा खुश होते थे। तो ये सारी एसेंस जो है कि प्रैक्टिकल एसेंस के केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वर्क करना है, ये साइंटिस्ट ने बताया। अब जैसे हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर तो नहीं ना हम जाके प्रैक्टिकल इतना पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे हैं, कंडक्टोमीटर्स पढ़ रहे हैं, गिल्वानिक सेल पढ़ रहे हैं, कोई नहीं हमें कहता जाके गिल्वानिक सेल बनाओ, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एसिड बेस रिएक्शंस पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, तो इतना इसने प्रैक्टिकल एसेंस बनाई है कि वो आपको करवाए भी जाते हैं फिर। तो ही इन्वेंटेड द प्रैक्टिकल एसेंस ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी वजह से विच लीड टू द इरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो अब आजकल जितनी भी तरक्की हुई है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो इस जो है साइंटिस्ट की वजह से हुई है। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री।
इसके अलावा जब इसने पहली दफा ये कॉन्सेप्ट लेके आया कि लैब में जाके आप लोगों ने काम करना है, लैब में जाके 600 केमिकल्स मिला के कोई 200 केमिकल्स और बनाने हैं, और अब तो मेडिसिन भी हमारी 80% जो हैं वो सिंथेटिक बन रही हैं। तो इसने फिर लेबोरेटरी में जो हम लोग बीकर और ये जो स्टिरर्स वगैरह यूज करते हैं, 20 लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स इसने इन्वेंट किए थे। 20 लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स इसने बनाए थे। क्योंकि जिस तरीके की चीज है, बीकर की शेप ये क्यों है और इसको बीकर क्यों कहते हैं, तो ये इस साइंटिस्ट से पूछ लें। एक बच्चा मुझे पूछता है क्लास में कि मिस ये बीकर को बीकर ही क्यों कहते हैं। तो फिर मैंने भी उससे पूछा कि बेटा आपका नाम साद है तो आपको साद ही क्यों कहते हैं। ठीक है, तो जिसने बनाया उसने नाम रखा, आपके जैसे आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा हुआ है। तो आगे इसने मजीद काम किया डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन पे। डिस्टिलेशन का मैंने आपको बता दिया कि डिस्टिलेशन के अंदर हम वाटर लिक्विड सैंपल के अंदर से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हम लोग किसी भी सैंपल के क्रिस्टल्स बनाते हैं। ये दोनों प्रोसीजर आप लोगों के प्रैक्टिकल्स में भी, आप लोगों ने दो प्रैक्टिकल्स भी करने हैं। और ये दोनों प्रोसीजर जो है इनको कहते हैं फिजिकल फार्मेसी में ये आते हैं, इनको फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस कहा जाता है। और आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 है जो कि कंप्लीट फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस पे मुश्तमिल है, उसके अंदर सारे के सारे फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, और वो हम इंशाल्लाह सारे करेंगे। डिस्टिलेशन भी डिटेल में सारी टाइप्स करेंगे, और क्रिस्टलाइजेशन तो हमारा प्रैक्टिकल भी है और उधर भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा इस साइंटिस्ट ने बहुत से केमिकल्स को डिस्कवर किया, बनाए नहीं, डिस्कवर किया। वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसने इनको डिस्कवर किया। नेक्स्ट इसने एक चीज बनाई, वो चीज क्या थी? एक्वारीजिया। इसने एक्वारीजिया बनाया। एक्वारीजिया बेटा एक ऐसा केमिकल है जो डिसॉल्व कर लेता है गोल्ड को अपने अंदर। एक्वारीजिया बनता कैसे है? दो चीजों से मिलकर बनता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करके एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन के साथ मिक्स करके हम एक्वारीजिया बनाते हैं। एक्वारीजिया एक ऐसा लिक्विड बनता है जो कि गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अब हम गोल्ड को किसी चीज के अंदर डिसॉल्व क्यों कर रहे हैं? हम गोल्ड को किसी चीज के अंदर डिसॉल्व इसलिए कर रहे हैं ताकि हम गोल्ड की प्योरिफिकेशन कर सकें। आपने गोल्ड को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया, उस गोल्ड की प्योरिफिकेशन हो गई, सारा गोल्ड डिसॉल्व हो जाएगा, जो उसके अंदर इंप्योरिटीज हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगी, इंप्योरिटीज रह जाएंगी, गोल्ड डिसॉल्व हो जाएगा, इंप्योरिटीज को हम बाहर निकाल लेंगे, और जो उस लिक्विड के अंदर गोल्ड है उसको फिर हम दोबारा से एक्सट्रैक्ट करके उसको अपनी सॉलिड फॉर्म के अंदर ले आते हैं। तो प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ गोल्ड। एक्वारिजिया को अंडरलाइन कर लें, एक्वारिजिया के साथ लिख लें कि ये किससे बना हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और गोल्ड को अंडरलाइन करें, डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन को अंडरलाइन करें, और लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, एंड इधर लिख लें फादर ऑफ केमिस्ट्री। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। बच्चे ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 6 साइंटिस्ट हैं, 3 की बुक्स हैं।